नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम सभी कवि नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो छायावादी काव्यधारा थी वह एक वायवी काव्यधारा या काल्पनिक स्वप्निल काव्यधारा के नाम से अधिक अभिहित होती रही। ये एक ऐसी कविता थी जो देखने में सुंदर थी, परंतु उसमें यथार्थ की ठोस आधारभूमि नहीं थी। छायावाद ने जीवन सौंदर्य के संगमरमरी ताज को तो बना लिया, परंतु वह केवल आंखों को ही तृप्त कर सका। उसका जीवन में वास्तविक रूप से उपयोगिता की दृष्टि से उसका उपयोग मानव मात्र के लिए न हो सका। अतः उसके विरोध में काव्य की एक नई धारा का प्रस्फुटन होता है, जिसके एक प्रमुख कवि के रूप में नागार्जुन उभर कर आते हैं। नागार्जुन उस यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो मानव मात्र का यथार्थ है। यथार्थ के शिल्पी, व्यंग्य के प्रयोक्ता और जीवन की जो विडंबनाएं, विषमताएं, विकृतियां हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने में नागार्जुन की कविता अपना अमूल्य योगदान देती है। ये यथार्थता नागार्जुन की कविता का मुख्य विषय है, परंतु इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नागार्जुन के काव्य में रागात्मक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी उतनी ही तल्लीनता के साथ होती है। पर इस रागात्मक संवेदना की अभिव्यक्ति में भी केवल कल्पना का जो रूप है वह नहीं दृष्टिगोचर होता। वह कोमल और सूक्ष्म भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, रागात्मक संवेदना की भावनाएं, हृदय की गहनतम गहराई को छूने वाली जो भावनाएं, संवेदनाएं हैं, नागार्जुन की कविता में अभिव्यक्त होती हैं, लेकिन फिर भी यथार्थता का दामन थामे हुए। उनके द्वारा लिखी गई ये जो कविता है सिंदूर तिलकित भाल, ये उनकी रागात्मक संवेदना की कविता कही जा सकती है। हम जानते हैं कि नागार्जुन एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। स्थान स्थान पर घूम के उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का, जीवन के यथार्थ का, मनुष्य के अंतरतम यथार्थ का अभिव्यक्तिकरण अपनी कविताओं में किया है। ये जो कविता है ये उनके प्रवास काल की ही कविता अभिव्यक्त होती है। इसमें उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि जब वह प्रवास काल के दौरान अपने घर से दूर हैं, अपने गांव से दूर हैं, अपने परिवारजनों से दूर हैं और अपनी पत्नी से दूर हैं, उस समय की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति कवि इस कविता में कर रहा है। आज जब हम पति और पत्नी के संबंधों की जब बात कर रहे हैं, तब अधिकांश रूप से एक मजाक के स्तर पर जाकर पति और पत्नी के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है, जहां पत्नी अगर मायके जा रही है या पति दूर जा रहा है तो पत्नी से जो उसका विक्षोभ है वह विरह की अपेक्षा एक हास्य की स्थिति उत्पन्न करता है और पति उसमें खुश होते हुए या प्रेयसी खुश होते हुए प्रदर्शित किए जा रहे हैं। परंतु प्रस्तुत कविता इस रूप में, भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में, गहनतम गहराई के रूप में अधिक स्मरणीय है कि इसमें कवि अपने हृदय की उस कोमल भावना की अभिव्यक्ति कर रहा है, जिसमें अपने प्रवास काल के दौरान वह अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी के साथ को महसूस कर रहा है, उसके साथ के अभाव को वह विरह की अनुभूति के साथ अनुभव कर रहा है। न केवल अपने पत्नी के साथ को, बल्कि वह अपने उस ग्राम को, उस गांव को जहाँ का वह रहवासी है, उस गांव को भी वह, उसकी कमी भी वह महसूस कर रहा है। उसी की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता में कवि ने की है। हम उसी कविता की व्याख्या या मूल संवेदना जानने की कोशिश करेंगे।
कवि लिख रहा है, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। 1942-43 के लगभग प्रकाशित ये जो प्रस्तुत कविता है, कवि के प्रवास काल की कविता है। और उसी प्रवास काल में वह जो अकेलापन महसूस कर रहा है, एकाकीपन महसूस कर रहा है, उसी की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की गई है। कवि कह रहा है कि वह अपने ही किसी आत्मीय जन को परिलक्षित करते हुए वह कहता है कि मुझे समय की दशा ने, परिस्थितियों ने, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। मुझे आज इस घोर निर्जन में, जहाँ चारों तरफ एकाकीपन है, निर्जनता है, जहाँ कोई और मेरा अपना मुझे अनुभव नहीं हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे में मुझे परिस्थिति ने, समय ने डाल दिया है। परिस्थितिवश मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूँ और इस एकाकीपन में मुझे तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल याद आता है। कभी अनुभव कर रहा है, कभी याद कर रहा है अपने उन आत्मिक क्षणों में, अपने आत्मीय जनों को, प्रिय जनों को, अपनी पत्नी को वह याद कर रहा है कि जिस पत्नी ने अपने मस्तक पर सिंदूर धारण कर रखा है, उसे उस पत्नी की स्मृति आती है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। अब कवि यहाँ पर एक बहुत बड़े समाजशास्त्र की इस बात को इंगित कर रहा है कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता या जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता है या पशु है। परंतु यहाँ पर जो नागार्जुन है वह न देवता है न पशु है, वह एक मानव है, एक व्यक्ति है। और उसी मानवता, उस व्यक्तित्व के कारण वह कह रहे हैं कि ऐसा समाज में कोई व्यक्ति नहीं है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं हो। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। यहाँ रहते हुए, इस समुदाय में रहते हुए हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कार्य पड़ता है। वह अकेले में अपने ही द्वारा समस्त कार्य संपन्न कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस एकाकीपन में, इस निर्जनता में रहना व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, अर्थात सहयोग की आवश्यकता कवि कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ की सहयोग की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। सहवास, सह यानी साथ में, वास यानी रहना, किसको आवश्यकता नहीं होती साथ में रहने की। मनुष्य, व्यक्ति, समाज का एक हिस्सा होने के नाते उसे समुदाय की, उसे समाज की, उसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वह उनके साथ रहना चाहता है, उनसे सहयोग लेना चाहता है, उनका सहयोग करना चाहता है। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी जो दुख के समय की घड़ियां हैं, उसके दुख के समय की जो श्वास निकल रही है, कौन चाहता है कि वह शून्य से टकराए। वह चाहता है कि यदि वह दुखी है तो उसकी उस दुख की वेदना को सुनने वाला, उसके उस हृदय की पीड़ा को सुनने वाला कोई दूसरा हृदय हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसके समक्ष वह अपनी वेदना की अभिव्यक्ति कर पाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निर्जन स्थान पर जाकर अपने दुख की अभिव्यक्ति करे। अगर वह करता है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन उसे बदले में पुनः सहानुभूतिपूर्ण वाक्यों की आवश्यकता होती है। वह चाहता है कि मेरा दुख सुनने का कोई उपस्थित वहां पर अन्य व्यक्ति हो जिसके समक्ष वह अपनी वेदना की अभिव्यक्ति कर पाए। आगे कवि कह रहा है, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, या हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है दुख सुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष औ अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। कवि कह रहा है कि मैं इस निर्जन प्रदेश में हूँ, परिस्थितियों से, समय के वशीभूत होकर मैं इस एकांकी प्रदेश में आकर निवास कर रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई पत्थर नहीं हो गया हूँ। मैं वही मनुष्य हूँ जिसमें भावनाएं अभी भी हिलोरे ले रही है, उसमें अभी भी संवेदनाएं हैं। मैं यहाँ इस स्थान से आने के पश्चात कोई पत्थर का नहीं बन गया हूँ, ऐसा पत्थर जिसमें कोई कहीं भी, जिसे कहीं भी डाल दिया जाए। पत्थर को, वह निर्जीव है, उसमें संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो उस पत्थर को यदि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख भी दिया जाए
तो उस पत्थर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु कवि कह रहा है कि मुझे इस प्रवास काल के दौरान इस निर्जन प्रदेश में पहुंचा दिया गया है परिस्थितियों के द्वारा, लेकिन मैं कोई पत्थर नहीं हूं जिसे कोई कहीं से कहीं पर भी डाल दे, और वह किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा, वह किसी प्रकार का अनुरोध भी नहीं करेगा। पत्थर किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा मुझे इस स्थान पे क्यों भेजा। पत्थर किसी बात के लिए निवेदन भी नहीं करेगा, अनुरोध भी नहीं करेगा कि मुझे इस स्थान से निकाला जाए। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। उसके भीतर वेदना ही नहीं है, उसके भीतर पीड़ा है ही नहीं, तो उसके भीतर की जो निश्वास है, जो सांस है, दर्द से भरी हुई श्वास है, जो उसकी अनुभूतियां हैं, वह कैसे निकलेगी। तो कवि कह रहा है कि एक पत्थर है, वह ऐसा हो सकता है कि वो विरोध नहीं करेगा, वह अनुरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसके भीतर वेदना या संवेदनाएं नहीं है। लेकिन मैं पत्थर नहीं हो गया हूं। मैं प्रवास काल में आकर इस निर्जन एकांत में आने के पश्चात भी पत्थर तुल्य नहीं हुआ हूं। मैं न साधारण सचेतन जंतु। अब यहाँ कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक जंतु होता है, उसके साथ अपनी समानता बता रहा है कि संसार में जितने भी जीव और जंतु हैं और उनके साथ मनुष्य की समानता है कि वह शारीरिक अन्य कार्यों में उनके तुल्य ही है, परंतु एक ऐसी वस्तु है जो उसे उन जीव जंतुओं से अलग करती है, वह उसकी चेतना। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मैं केवल साधारण जंतु नहीं हूँ। मैं कैसा जंतु हूँ, मैं कैसा जीव हूँ? मैं ऐसा जीव हूँ जिसमें सचेतनता है, जिसमें चैतन्यता है, जिसमें जिस विशेष शक्ति के साथ उस परमात्मा ने उसे सृष्टि पर भेजा है, वह उस चेतना के साथ रहने वाला विशिष्ट जीव है, और मैं वही विशिष्ट जीव हूँ। यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, मुझ में वो चेतनता है, मुझ में वो विवेक है, इसीलिए मेरे जीवन में ये हाँ ना, ये किया जाए ये न किया जाए, किंतु परंतु, अगर ऐसा हुआ तो इसके पश्चात ये होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ परंतु फिर भी यह होगा। इस प्रकार के किंतु परंतु हाँ ना का ये जो दौर है, ये जो क्रम है, ये मुझ में इसीलिए चलता है कि मुझ में वह चेतनता है, वह विवेकशीलता है, और इसी चेतनता के कारण मेरे हृदय में हर्ष भी है, खुशी भी है, दुख की अनुभूति भी है, चिंता, क्रोध, सुख, दुख का बोध, यहाँ जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उसका अनुमान, यहाँ सब कुछ मेरे भीतर विद्यमान है, क्योंकि मैं उस चेतनता के साथ रहने वाला जीव हूँ। मैं एक पाषाण नहीं हूँ, मैं एक साधारण जीव जंतु नहीं हूँ, मैं पाषाण से ऊपर एक सजीव जीव हूँ, और वह जीव में भी मैं साधारण जीव न होकर के चेतनता के साथ स्थापित होने वाला, चेतनता को साथ लेकर जीने वाला, विवेक को साथ लेकर जीने वाला एक मनुष्य जीव हूँ। इसलिए मुझे में ये सब प्रकार के हर्ष, विषाद, सुख, दुख, हाँ ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सब प्रकार की स्थितियां मेरे भीतर विद्यमान है। इन सब स्थितियों के साथ साथ मेरे भीतर स्मृति और विस्मृति के जो रूप है वह भी मेरे भीतर मौजूद है। मुझे याद है, मैं वो जो भूल गया हूँ वह भी मुझे याद है। वह सभी स्थान मेरे भीतर सप्राण हैं, जीवित हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि मेरे अंदर याद है, मेरे अंदर जो पिछले जीवन में मैंने जो कुछ किया है, अपने स्मृति के माध्यम से मैं उसे स्मरण कर पाता हूँ कि इस प्रवास काल से पूर्व में मेरे जीवन के भीतर क्या क्या गुजरा, क्या क्या व्यतीत हुआ। मैं उन सब स्थितियों और परिस्थितियों का स्मरण कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक सचेतन प्राणी हूँ। और इसका प्रमाण यह है कि मुझे तुम्हारी याद आती है। वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि मेरे भीतर ये सब भावनाएं हैं, मेरे भीतर चेतनता है, मेरे भीतर स्मृति है, मेरे भीतर वेदना है, मेरे अंदर सुख और दुख है, मेरे अंदर प्रत्यक्षता और अनुमान है। इस सब का प्रमाण क्या है? कि मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा जो सिंदूर तिलकित भाल है वह मुझे स्मरण हो रहा है। ये भावना ही, ये याद ही, ये स्मृति ही ये इंगित करती है, प्रमाणित करती है कि मैं एक सचेतन प्राणी हूँ। आगे कवि कह रहा है, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। आगे कवि कह रहा है कि मैं पाषाण नहीं हो गया हूं,
मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ, मैं सजीव सचेतन जीव हूँ, सजीव सचेतन प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, और मैं भावना शून्य पाषाण या साधारण जीव न होकर के चेतना संपन्न जीव का पर्याय हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम इस कविता का यहीं तक वाचन करेंगे। आगे की कविता हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।